नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे सरकार की सौगात की, कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिली हुई बड़ी सौगात की। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के करीब 11 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स भोगियों के लिए 20 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा दी गई इस सौगात के तहत अब कर्मचारियों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च करने या फिर बाद में रीइंबर्समेंट के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल लंबे समय से चली आ रही कर्मचारी और पेंशनर्स की स्वास्थ्य बीमा योजना की मांग सरकार पूरी करने जा रही है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का जो प्रस्ताव तैयार किया है, उसे कुछ संशोधन के निर्देश के साथ मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता वाली वरिष्ठ सचिव समिति की स्वीकृति मिल गई है। अब इसे अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। बीमा के लिए कर्मचारियों से मूल वेतन का 1% और पेंशनरों से 4% अंशदान यानी कि प्रीमियम प्रतिमाह लिया जाएगा। हालांकि इस पर अभी संशय है। योजना के दायरे में प्रदेश के 11 लाख से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर आएंगे। इसमें हितग्राही का फोटो युक्त यूनिक आईडी डिजिटल कार्ड बनाया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार योजना का संचालन राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा किया जाएगा, जिसमें कानूनी, बीमा क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ रहेंगे। क्लेम प्रोसेसिंग, हेल्थ पैकेज, अस्पतालों की संबद्धता आदि काम देखने के लिए तकनीकी टीम भी रहेगी। टास्क फोर्स का गठन भी किया जाएगा, जो योजना की समीक्षा और नीतिगत निर्णय से जुड़े मामले देखेगी। कर्मचारी पति पत्नी, माता पिता, आश्रित 2 बच्चे, दत्तक बच्चे, तलाकशुदा पुत्री और पेंशनर पति और उसकी पत्नी या फिर पेंशनर पत्नी और उसके पति इसके लिए पात्र होंगे। पात्र हितग्राही का पंजीयन एमपी राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से होगा। अब सरकार ने सौगात दी है, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया सुनिए। तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। इसमें मुख्य बिंदु कौन कौन से होंगे वो भी जरा आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं। कार्यालय प्रमुख करेंगे आश्रितों की जानकारी का अनुमोदन। पेंशनर का पंजीयन पेंशनर कोड के आधार पर होगा। कार्ड में पेंशनर के पे बैंड और विभाग का उल्लेख भी होगा। बीमित कर्मचारियों को ओपीडी, दवा और उपकरण के लिए 20,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे। उपकरण और इम्प्लांट का व्यय CGHS पैकेज दरों के अनुसार होगा। हितग्राही के लिए हर साल आश्रितों की जानकारी का सत्यापन अनिवार्य होगा। आपातकालीन परिस्थितियों में असंबद्ध अस्पतालों में भी उपचार कराया जा सकेगा। इसमें होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे, आपको बता दिए। एमपी में कर्मचारियों और पेंशनर्स को जो राहत मिलने जा रही है, जो सौगात मिलने जा रही है, उसके अंतर्गत आने वाले मुख्य बिंदु आपको बता रहे हैं। लेकिन सरकार ने ये जो फैसला लिया है, इसका फायदा 11 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा, जो कि अपने आप में सराहनीय है। तो 20 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा और ये इलाज मिलेगा 11 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को। लंबे वक्त से इस तरीके की मांग लगातार कर्मचारियों और पेंशनधारियों के जरिए की जा रही थी और अभी सरकार ने इसको लेकर फैसला लिया है। लेकिन अभी बात पूरी नहीं बनी, क्योंकि अभी कैबिनेट में इसको लेकर बातचीत होगी और उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कुछ बिंदुओं पर या यूं कहें कुछ मुख्य बातों पर अभी संशय बाकी है। तो अब चर्चा की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। प्रदेश अध्यक्ष पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अमोद कुमार सक्सेना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमोद जी, बहुत स्वागत आपका। कर्मचारी सेवा संघ से अध्यक्ष हैं सुधीर नायक जी, स्टूडियो में मौजूद है। सुधीर जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इसी के साथ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांतीय सचिव यशवंत सिंह बैस भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्टूडियो में मौजूद है। यशवंत जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं और इस चर्चा की शुरुआत आमोद जी मैं आपसे ही करूंगा। सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। सरकार ने जो फैसला लिया है, हालांकि कैबिनेट में चर्चा होना भी बाकी है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? निश्चित रूप से सरकार का जो फैसला है बहुत कई मायनों में अहम है, क्योंकि अभी तक राज्य के जो पेंशनर थे उन्हें किसी प्रकार की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
हमारे एसोसिएशन की तरफ से भी कई वर्षों से इस संबंध में प्रयास किए गए। सरकार को बताया भी गया कि कोरोना काल में चिकित्सा के अभाव में कई पेंशनर परिवारों को मानवीय क्षति हुई है। सरकार ने ध्यान दिया और निश्चित रूप से हमारी जो सरकार है, यादव सरकार है, वो उनका ये प्रशंसनीय पहल हमारे लिए हितकारी है और निश्चित रूप से हम लोगों को इसका लाभ मिलेगा और हमारा जो जीवन है सुरक्षा प्रदान होगी और गरिमा पूर्ण जिंदगी हम जी सकेंगे, क्योंकि हेल्थ का एक ऐसा टॉपिक है, हर व्यक्ति इस उम्र में आने के बाद उसे किसी न किसी रूप में मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। और आज के समय में जो मेडिकल फैसिलिटी जब इतनी महंगी हो गई है कि हम लोग पेंशनर के लिए बड़ी आर्थिक कठिनाइयों की दौर से गुजरना पड़ता है। एक पेंशन का बड़ा भाग हमारा इसी में खर्च हो जाता है, जिससे हमारा जीविकोपार्जन भी प्रभावित होता है। तो सरकार की इस पहल का हम स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम इसके लिए आभार और धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे स्टेट के, राज्य के वृद्ध पेंशनरों के प्रति उनकी जो संवेदनशीलता है इसी तरह बनी रहे और हम लोगों का हित होता रहे। लेकिन आमोद जी, ये मांग तो काफी पुरानी है और बहुत कई बार देखा गया, प्रदर्शन भी होते थे, कई बार ज्ञापन सौंपा जाता था, कर्मचारी कार्यालयों में पहुंचते थे, कलेक्ट्रेट पहुंचते थे। मांग बहुत पुरानी है अभी भी, लेकिन संशय है कुछ बिंदुओं को लेकर। क्या कहेंगे, सरकार को अब बिल्कुल फाइनल कर देना चाहिए क्योंकि जरूरत की चीज है? इसमें जो अभी अखबारों में जो न्यूज प्रमुखता से छापी गई है उसमें जरूर हम लोगों को संशय है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि पेंशनरों से किसी प्रकार के अंशदान नहीं लेने का सहमति बनी हुई है। अब इस संबंध में अखबार वालों को कहाँ से जानकारी मिली है? एक तरफ आप शासकीय सेवक से 1% ले रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग पेंशन जो वेतन का आधा हो जाता है पेंशन, उनसे 4% लेना व्यवहारिक नहीं है। क्योंकि निश्चित रूप से अभी हम कई जुलाई 19 से निरंतर लगातार जो है महंगाई राहत से वंचित होते जा रहे हैं और अभी आज की तारीख तक हम लोगों का जो 81 महीने का बकाया है उससे हम वंचित हैं महंगाई राहत से। निश्चित रूप से महंगाई का मार जो है हम सब पे समान रूप से पड़ती है, किंतु हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है ये समझ से परे है। सरकार को सोचना चाहिए कि अगर वो अंशदान हम लोगों से ना ले तो एक बहुत बड़ी उनकी पेंशनर पे कृपा होगी। ठीक है, हो सकता है कि सरकार इस बारे में भी विचारधीन कर रही हो, क्योंकि बहुत सारे बिंदुओं पर अभी भी संशय है और कैबिनेट में जब तक पूरी बातें क्लियर नहीं हो जाती तब तक हम ये नहीं कहते कि सरकार ने पुख्ता कर ही दिया है कि कर्मचारियों से 1% वसूला जाएगा और अंशदान लिया जाएगा और पेंशनर से 4%। अभी भी हो सकता है इसमें कुछ परसेंटेज को लेकर फेरबदल हो। सुधीर जी का मैं रुख कर लेता हूँ। सुधीर जी, इस फैसले को सबसे पहले आप बताइए कैसे देखते हैं? ये कर्मचारी संगठनों की और पेंशनर संगठनों की बहुत पुरानी मांग थी। हम लोग वर्षों से ये मांग करते आ रहे थे और 2019 में जब वर्तमान मुख्य सचिव उस समय ACS फाइनेंस थे, तब से ये मामला शुरू हुआ था और कर्मचारी संगठनों की बैठक बुलाकर हम लोगों से सुझाव लिए गए थे और तभी से ये मामला 2019 से अभी तक चल रहा था। और जब उन्होंने मुख्य सचिव पद का कार्यभार संभाला था तो हम लोगों की उम्मीद बड़ी थी, चूंकि उन्हीं के द्वारा इनिशिएट किया गया था ये मामला, कि अब इस मामले में अंतिम स्थिति तक ये पहुंचेगा। तो ये निर्णय बहुत अच्छा है। कर्मचारी संगठनों की एक बड़ी दीर्घ लंबित मांग इसके माध्यम से पूरी होने जा रही है। इसके लिए हम सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव का अपने संगठन की ओर से और पूरे कर्मचारी जगत की ओर से, पेंशनर जगत की ओर से हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अभी अमोद जी जिस तरीके से कह रहे थे कि जो अंशदान है वो ना लिया जाए तो और ज्यादा बेहतर होगा, कर्मचारियों से 1% और जबकि पेंशनर जिनको और कम रकम ही मिलनी है उनसे 4% अंशदान लेना, क्या ये सरकार का सही फैसला होगा या सरकार को नहीं लेना चाहिए अंशदान? देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है, मुझे 2 बार मीटिंगों में बुलाया गया। एक बार तो 2019 में जब अनुराग जैन साहब जो वर्तमान मुख्य सचिव हैं उस समय ACS फाइनेंस थे, उन्हीं के द्वारा बैठक बुलाई गई थी वल्लभ भवन के मीटिंग हॉल 506 में। तो उस समय तो ये प्रस्ताव आया था कि पेंशनरों से एक मुश्त राशि ली जाएगी, ठीक, प्रीमियम के रूप में एक बार कोई राशि ले ली जाएगी और फिर उनको आजीवन उसका लाभ मिलता रहेगा। पेंशनरों के मामले में उस समय ये व्यवस्था थी कि 50,000, 75,000, 1 लाख अलग अलग रैंक के हिसाब से एक बार ले लिया जाएगा रिटायरमेंट के समय। उस समय हमें ये बताया गया था। इस बार जो अभी दिसंबर के महीने में फिर से दोबारा बैठक हुई थी, ये बैठक स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुलाई गई थी। इस बैठक में भी एक मुश्त राशि का ही हम लोगों को बताया गया था कि कर्मचारियों से तो हर माह उनके वेतन से प्रीमियम कटेगा, लेकिन पेंशनरों से एक बार ले लिया जाएगा।
तो इसका ड्राफ्ट कई बार बदला है। अब वर्तमान, जैसा भी अखबारों के माध्यम से ही मैंने भी देखा कि उसमें 4% अंशदान का लिखा है। अब वो 4% का भी स्पष्ट नहीं है कैसा 4% है, मंथली है कि वार्षिक है कि क्या है, तो अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं है। जब तक ड्राफ्ट देखने ना मिल जाए अपन को, तब तक उस पर अपन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। ठीक है यशवंत जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। सरकार बड़ा फैसला लिया और ये लगातार जो मांग हो रही थी उसको लेकर सरकार ने संवेदनशीलता भी दिखाई है, लेकिन अभी बहुत सारे बिंदुओं पर संशय बाकी है। जब तक स्पष्ट नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, हम ये नहीं कह सकते कि पुख्ता बिंदुओं को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। परसेंटेज को लेकर भी संशय बना हुआ है और भी बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन ये फैसला जरूर सरकार ने ले लिया। 20 लाख तक का बीमा तो सुनिश्चित है। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है और सरकार ने जो फैसला लिया है ये पेंशनरों के हित में बहुत लाभकारी फैसला है, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति की आय सीमित हो जाती है, लेकिन उसकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में ये जो स्वास्थ्य बीमा योजना है ये उसके लिए किसी ऐसे रामबाण यानी ऐसी स्थिति से बहुत अच्छा उसको फील होगा और ऐसी योजना से उसको वास्तव में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, लाभ तो होगा ही और सरकार की जो संवेदनशीलता है वो भी दिखाई देती है, लेकिन मांग बहुत लंबे समय से हो रही थी यशवंत जी। जी, और अभी इसको लागू कर देना या अभी इस फैसले पर विचार कर लेना, क्या आपको राजनीति से प्रभावित लगता है? जी नहीं, मुझे ऐसा तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन यह है कि हमारे पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन से काफ़ी समय से और भी कर्मचारी संगठनों से काफ़ी लंबे समय से इस योजना को लागू करने की बात की जा रही थी और मोहन यादव जी सरकार ने जो अभी कदम उठाया है और जो योजना लागू की जा रही है इसके लिए जो ये बहुत कर्मचारियों के लिए भी और पेंशनरों के लिए भी, दोनों के लिए बहुत अत्यंत लाभकारी है और इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। ये बहुत अच्छी योजना है। और अभी अमोद जी कह रहे थे कि ये जो प्रीमियम लिया जाने की बात कही जा रही है जी, अभी हालांकि नोटिफिकेशन नहीं आया तो हम क्लियर नहीं कह सकते जी, लेकिन अगर ये बात निकली है तो हो सकता है इसमें कुछ परसेंटेज सत्यता हो। अगर ऐसा है, प्रीमियम लिया जाना है तो प्रीमियम नहीं लिया जाना चाहिए। जी, ऐसा है कि पेंशनर की सीमित आय जो है वो उसका अधिकांश हिस्सा जो है वो उसके स्वास्थ्य इलाज में और उसमें खर्च हो जाता है। कई महंगे इलाज और आपातकालीन स्थिति होती है जिसके कारण से उसका पेंशन का बहुत सारा भाग जो है वो खर्च हो जाता है। ऐसी स्थिति में अंशदान लिया जाना पेंशनर से उचित नहीं प्रतीत होता है। इसलिए यदि अंशदान जो है अगर शून्य कर दिया जाए तो पेंशनरों पे बहुत बड़ी कृपा होगी। लेकिन आपको नहीं लगता यशवंत जी, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं सरकार पर आर्थिक बोझ और बढ़ जाएगा? क्योंकि प्रीमियम लिया जाना कहीं ना कहीं सरकार के आर्थिक बोझ को कम कर देगा और ये प्रीमियम जो होगा ये परसेंटेज कुछ ऐसा ज़्यादा भी नहीं है, 1%, 4%। जी, पेंशनर देखिए, सीमित आय को देखते हुए पेंशनर को ये अंशदान देना जो है वो बहुत ज़्यादा सुलभ नहीं लगेगा। इसलिए इस अंशदान को तो अगर शून्य कर दिया जाए सरकार की तरफ से तो ही उचित होगा। ठीक है, आमोद जी आपकी तरफ बढ़ूंगा। मैं वही सवाल फिर से दोहराऊंगा कि सरकार पर आर्थिक बोझ कम हो सकता है, अगर ये अंशदान बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और उसका असर बाकी की नीतियों, बाकी के विभागों पर और बाकी की संरचनाओं पर पड़ेगा। लेकिन अगर 1% या 4% प्रीमियम लिया जाता है तो कहीं ना कहीं उस अमाउंट को बैलेंस किया जा सकता है। ऐसा है, सरकार की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, हेल्थ को लेकर भी चल रही है, जिसमें भारत सरकार भी अनुदान देता है और मेरे को नहीं लगता कि सरकार पे बहुत अत्यधिक भार इस मद में आएगा। दूसरी चीज़, जो अंशदान की बात आप कर रहे हैं, अंशदान ले गवर्नमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसके प्रतिशत के बारे में पुनर्विचार करें, जैसा कि अखबारों में छपा है। अभी शासन की तरफ से कोई अधिकृत
शब्दावली जारी नहीं हुई है कि इसमें कितना लेना कोई है या क्या नोटिफिकेशन करना है। नहीं आया अभी, तो हम कुछ नहीं नहीं हुआ कह है, सकते अभी ये परसेंटेज अंदर को की लेकर। बात है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, इसमें सरकार पेंशनरों के प्रति काफ़ी संवेदनशील है। और पेंशनरों के प्रति इस संबंध में आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। कोई भी बीमा पॉलिसी आप लाते हैं, उसकी पेंशन से कटौते के संबंध में संबंधित पेंशनर से सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। अनिवार्य रूप से लागू नहीं कर सकते। इसमें एक नियम ये आएगा कि जब तक पेंशन से, वो उसकी पेंशन से कैसे काटेंगे आप? ऐसा कोई आपको अधिनियम भारत सरकार को बनाना पड़ेगा कि भाई आपको अनिवार्य रूप से आपकी उससे पेंशन से ये काटा जाएगा। ऐसा कोई नियम अभी तक बीमा पॉलिसी के अंतर्गत तो नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है। यदि गवर्नमेंट इसको वो करती है, निःशुल्क करती है, अंशदान नहीं लेती है या अंशदान कम करती है, तो निश्चित रूप से हमारे जो पेंशनर है इसमें तत्परता दिखाएंगे और अपनी सहमति प्रदान कर, क्योंकि बहुत से पेंशनर हमारे इंटीरियर में रहते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं कि ये कोई पॉलिसी आ रही है या कुछ हो रहा है, उनको ज्ञान नहीं है उनको। तो ऐसी स्थिति में उनको संपर्क करना, उनसे सहमति लेना, सहमति पत्र भरवाना सरकार के लिए कठिन काम है। ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यदि हमारे एसोसिएशन को ये काम दिया जाता है तो निश्चित रूप से हम सरकार का पूरा सहयोग करेंगे और उनकी सहमति पत्र शासन तक पहुंचाएंगे। और अभी यशवंत जी कह भी रहे थे कि अगर ये जो परसेंटेज प्रीमियम की बात हो रही है, अगर इसे जीरो कर दिया जाता है तो पेंशनर्स के लिए ये कहीं ना कहीं संजीवनी का काम करेगी। ये मतलब था यशवंत जी का। ठीक है, मैं आऊँगा वापस से आपके पास। सुधीर जी का ज़रा रुक कर लेता हूँ। सुधीर जी, देखिए पेंशनर्स, जैसा कि अभी आमोद जी कह रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद पेंशनर्स को कहीं ना कहीं ये जो सुविधाएं मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि एक तो आय भी कम होती है, दूसरा एक मोटा हिस्सा जो है कमाई का वो दवाइयों में, अस्पतालों के खर्चों में, यातायात में, इन सब चीज़ों में जाता है। कर्मचारियों को किस तरीके से लाभ देखते हैं? देखिए, इसमें क्या है, जिन मीटिंगों में इस बीमा योजना के बारे में जो 2 मीटिंगें बड़ी बड़ी हुई और जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया था, उसमें जो डिस्कशन हुआ उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि पेंशनरों के मामले में जो बात आई थी, पेंशनर भी 2 प्रकार के हैं। एक तो वो पेंशनर हैं कि जो शासकीय सेवक के रूप में इस योजना में एंटर होंगे और इस योजना में रहते हुए ही रिटायर हो जाएंगे और बाद में फिर वो पेंशनर हो जाएंगे। ठीक, एक वो हो गए। और दूसरे पेंशनर जो हैं कि इस योजना के लागू होने के पहले ही वो पेंशनर हो चुके हैं और अब ये योजना लागू होने के बाद में इसमें एंटर होंगे। तो उस समय ये कहा गया था कि पेंशनर जो पहले से ही रिटायर हो चुके हैं योजना लागू होने के पहले, उनके लिए स्वैच्छिक रखी जाएगी कि वो चाहे तो इसमें शामिल हो, चाहे तो शामिल ना हो। एक ये डिस्कशन के दौरान बिंदु आएगा। लेकिन जो शासकीय सेवक इसके सदस्य बन जाएंगे और फिर मेंबर रहते हुए ही रिटायर हो जाएंगे, उनके लिए कंपलसरी रहेगी, मानो उनको रिटायरमेंट के बाद भी फिर इसका सदस्य बने रहना होगा। तो इसमें भी बाइफर्केशन है पेंशनरों के मामले में। पर बाकी जो पहले से पेंशनर है उनके लिए तो स्वैच्छिक की बात आई थी कि उनकी स्वेच्छा के ऊपर रहेगा। दूसरी बात है, निश्चित है कि उनके साथ, पेंशनरों के साथ सहानुभूतिपूर्ण विचार होना चाहिए। वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सीनियर हैं। पर यह भी सही है कि पेंशनरों के क्लेम ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जब एज आदमी की बढ़ती है तो वो ज़्यादा बीमारियों से ग्रस्त होता है। जब तक उसकी उम्र कम रहती है तब तक उसका चिकित्सा के ऊपर होने वाला खर्चा माने अमूमन कम रहता है। तो पेंशनरों की एक तरफ तो आय कम हो जाती है, दूसरा उनके क्लेम ज़्यादा आने लगते हैं क्योंकि एज बढ़ती है। तो ये बात भी आई थी कि उनसे कुछ ना कुछ प्रीमियम तो लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके क्लेम जो हैं वर्किंग क्लास से ज़्यादा आएंगे। हाँ, लेकिन उसमें एक युक्तकरण होना चाहिए और न्याय संगत ढंग से ही लिया जाना चाहिए। इस मामले में मैं बिल्कुल पेंशनर साथियों के, वो हमारे बड़े हैं, उनके साथ में मैं हूँ और हम लोग भी ये मांग उठाएंगे। लेकिन अभी ड्राफ्ट देखने के बाद ये आपके चैनल के माध्यम से एक और बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है जी, जिसकी ओर मैं सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, आपके दर्शकों का। ये बात भी चर्चा के दौरान आई थी कि इसमें जो बीमा का क्लेम दिया जाएगा वो अस्पताल में भर्ती होने के बाद दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो आदमी की दीर्घकाल चलती हैं और उसमें उसको अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ता, वो घर पे ही दवा लेता रहता है। जैसे किसी को घुटनों, किसी को, आजकल ऐसी बीमारियां ज्यादा हो रही हैं, किसी को सांस की तकलीफ है, किसी को बीपी है, महिलाओं को थायराइड है, किसी को घुटनों की समस्या है, वो डॉक्टर को एक बार दिखा लेता है और बीच बीच में दिखाता रहता है डॉक्टर को, और दवाइयां चलती रहती हैं। और दवाइयां उसकी लगातार, कई बार तो आजीवन दवाइयां चलती रहती हैं। तो इसका उस समय जो हम लोगों को ड्राफ्ट दिखाया गया था, ऐसी बीमारियों को इसमें समाविष्ट नहीं किया गया था कि उनका क्या होगा।
जो घर पे बैठ के दवाइयाँ ले, और कई बार दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, 5-5, 6-6 हजार, 10-10 हजार रुपये महीने की दवाएं लगती हैं, तो उनके लिए रीएम्बर्समेंट की व्यवस्था रहेगी कि उनको भी कवर किया जाएगा। इस बिंदु पे पूरा ड्राफ्ट साइलेंट था। हम लोगों ने इसको लिख के भी दिया है कि ऐसी बीमारियों के बारे में भी इसमें स्पष्ट किया जाए कि उनके इलाज के लिए क्या किया जाएगा, जो घर बैठे जो दवाइयाँ ली जाएंगी डॉक्टर की सलाह के अनुसार। तो सरकार को इस बारे में भी सोचना होगा। यशवंत जी, आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। जिस तरीके से अभी सुधीर जी बता भी रहे हैं कि कई बार दवाइयों का इतना खर्च होता है, दवाइयों का, इंजेक्शन का, सिरप का, बाकी चीज़ों का, थेरेपी का। अब धीरे धीरे कुछ दिनों में जो व्यक्ति हैं वो डॉक्टर्स को दिखाते रहते हैं, लेकिन मोटा खर्च जो है वो दवाइयों पर जाता है। लेकिन अब अगर ये प्रतिक्रिया आती है और ये रूल रहता है कि अस्पतालों में भर्ती पर ही इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा, तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। जी, ये बात तो है। ये कर्मचारी, देखिए, जो व्यक्ति हॉस्पिटल में एंटर होगा, जो इंडोर पेशेंट हो जाएगा, तो वो तो गंभीर बीमारी या कोई ऐसी आपात स्थिति में भर्ती होगा। लेकिन जब साधारण बीमारी या कोई ऐसी बीमारी के लिए इलाज ले रहा है, वो जिसके लिए खर्च भी हो रहा है और उसके लिए कोई प्रावधान भी नहीं है, बेनिफिट भी नहीं है, बेनिफिट भी नहीं है, तो फिर उसके लिए वो नुकसानदेह हो जाएगा। तो इसलिए जो इलाज ओपीडी में चलता है, ओपीडी के लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ व्यवस्था इसकी करनी पड़ेगी, करनी चाहिए उनको। खैर, आपकी जो बात है वो सरकार तक पहुंचेगी और सरकार जो सुविधाएं अब देने के लिए जा रही है उससे कहीं ना कहीं कर्मचारियों और पेंशनर्स में खुशी तो है, लेकिन अभी ड्राफ्ट तो तैयार हो चुका है, कैबिनेट में प्रस्ताव होना बहुत बाकी है। लेकिन ये प्रस्ताव कितनी जल्दी आता है ये देखेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे थे सरकार की पेंशन नीति की। कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात सरकार देने जा रही है, 20 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। अब कैबिनेट में प्रस्ताव पहुंचना बाकी है और बहुत जल्दी ये प्रस्ताव पारित भी हो जाएगा, जिससे पेंशनर्स और कर्मचारियों के चेहरे खिल उठेंगे। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।